जबरदस्ती किसी माँ के पेट में पल रही बच्ची को गिरवा देना, सोच कर ही दिल दहल जाता है। क्या गुजरता होगा परवीन और अमीशा जैसी माँओं पर। लेकिन क्या यह सिर्फ इन दोनों की कहानी है या इसका कोई चलन शुरू हो चुका है? हमारी टीम ने इस बारे में बहुत रिसर्च की, गवर्नमेंट के आंकड़े देखे, सेंसस रिपोर्ट पढ़ी और बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत की। ये देखिए, यह है सेंसस रिपोर्ट जो हर 10 साल में निकलती है। इसमें आपको साफ नजर आएगा किस तरह हर साल लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है। सन 2011 में अब हर 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या गिरकर 914 हो गई है। दोस्तों, ये आंकड़े जब मैंने पहली दफा देखे तो मुझे लगा कि 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियां 914 हैं, ये फर्क इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ 86 का तो फर्क है। लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि नहीं, ये 86 का जो फर्क है ये 1000 लड़कों के मुकाबले आ रहा है। लेकिन जब हम यही तुलना 1 लाख लड़कों के साथ करते हैं, 10 लाख लड़कों के साथ करते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ लड़कों के साथ करते हैं, तब यह फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, मोटी बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में करीबन 3 करोड़ लड़कियों की गर्भ में ही हत्या की गई है। 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ बार किसी ना किसी मां के पेट में पल रही बच्ची को गिरवाया गया। अब हम देखते हैं ये देश में कहां कहां हो रहा है। ये देखिए, ये भारत देश का नक्शा है। इस पर जहां जहां आपको लाल नजर आएगा वहां वहां ये समस्या शुरू हुई। ये देखिए, ये 1981 में इन इलाकों में शुरू हुई, इसके बाद 1991 में फैलकर और जगह पहुंची, 2001 में, और अब 2011 में तकरीबन पूरी भारत माता अपनी बेटियों के खून से रंग चुकी है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम अपनी बच्चियों को मां के पेट में ही मार रहे हैं? और कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं? हमारी टीम ने देश भर में बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछे। आइए देखते हैं उनकी क्या राय है। मेरे ख्याल से तो गांव में ज़्यादा होता है फीटिसाइड। गांव साइड ही ज़्यादा होता है। It mostly happens in the villages where people are still illiterate. छोटे शहरों में ऑफ कोर्स, बड़े शहरों में पीपल आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा करके तो गरीब लोग ही करते हैं, जो मजबूर रहता है। लोअर इनकम वाले लोगों में ज़्यादा होता है। द लोअर क्लास पीपल, पुअर फैमिली में अनपढ़ लोग ज़्यादा करते हैं। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह समस्या शहरों में कम, गांव में ज्यादा है। गरीब और अनपढ़ लोग इसकी जड़ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि कन्या भ्रूण हत्या की शुरुआत छोटे गांव कस्बों में नहीं, बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में शुरू हुई। और इन इलाकों में भी गरीब नहीं, अमीर तबकों में शुरू हुई। अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने इसकी शुरुआत की। यकीन नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी मां से जिनकी जिंदगी का सीधा रिश्ता इन्हीं आंकड़ों से, और जिनकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। राजधानी दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहती है मीतू खुराना। खुद डॉक्टर हैं, माता पिता भी डॉक्टर हैं। एक संपन्न परिवार में इनकी परवरिश हुई। मीतू के अनुसार जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, ससुराल वालों ने उन पे लड़का है या लड़की पता लगाने के लिए अलग अलग तरीके से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मीतू ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ साजिश करके किडनी स्कैन के बहाने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया। इसमें पता चला उनके पेट में जुड़वा बच्चियां हैं। इसके बाद मीतू के साथ जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। मीतू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि जब धोखे से आपसे अल्ट्रासाउंड कराया, फिर पता चला कि आपकी जो ट्विन्स हैं वो लड़कियां हैं, तो उसके बाद आपके पति और उनके घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, जिस दिन पता चल गया कि बेटियां हैं, उसी दिन से उनका जो टॉर्चर है वो बदल गया। पहले टॉर्चर करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए, अब वो टॉर्चर करने लगे कि अबॉर्शन करवाना है। क्योंकि लड़कियां हैं, अबॉर्शन कराना है। और दोनों नहीं तो कम से कम एक बच्चे को पेट में मरवा दो। 28 अप्रैल को अल्ट्रासाउंड हुआ था। 17 या 18 मई को रात को मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने मेरे को 2 मंजिलों से नीचे धक्का मारा। तो मैं सीढ़ियों से गिरी तो मेरे पेट में दर्द
शुरू हो गया और पानी निकलना शुरू हो गया, और तब मेरे 20वां हफ्ता था मुश्किल से। तो ये सारे टॉर्चर की वजह से मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने सुसाइड करने का सोच लिया था। मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी, मैं सुसाइड कर सकती थी। मैं अपनी बेटियों के साथ मर सकती थी पर उनको नहीं मरवा सकती थी। मैंने अपने पापा को, मुझे याद है, फ़ोन करके बस इतना बोला कि पापा भूल जाओ कि आपकी 2 बेटियां हैं, आप भूल जाओ कि आपने मेरी शादी करी, आप ये सोचो कि आप मेरे को क्रिमेट कर चुके हो। पापा ने बोला कि 10 मिनट रुक जा। पापा ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बोला कि तू इसको घर सही सलामत ला रहा है या पुलिस को भेजूँ। घर आते ही सीधा छोड़ के चले गए। फिर मेरे को एक वहाँ पे नर्सिंग होम में एडमिट करवाया गया। फिर 31 हफ्ते में मेरी बेटियाँ दोनों पैदा हो गई। एक का वज़न 1.2 किलो था और एक का वज़न 1.8 किलो था। बहुत कम। बहुत कमज़ोर थी वो। तो दोनों को नर्सरी में रखा गया। तो इस पर मेरी मदर इन लॉ ने बोला सबके सामने कि बेटे फिक्र मत करो, 7वें महीने में पैदा हुई है, इन्होंने बचना नहीं है। मतलब बच्चियाँ अभी नर्सरी में हैं और अभी पैदा हुई हैं और आप मरने की मुरादें मानने लग गए हो। मैं वापस गई पर गलती थी। 3 दिन तक दोनों बेटियों को अकेले संभालना, बच्चे रो भी रहे हैं तो कोई नहीं हाथ लगाएगा उनको। पूरे घर का ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा साफ करना, टॉयलेट बाथरूम सब मैं ही करना। 3 दिन तक मैं 24 घंटे जागी, क्योंकि जुड़वा बच्चे पालना ही एक में अपने में ही पूरा वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पेरेंट्स के घर पे वापस आ रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग दिसंबर का दिन है, सुबह 7 बजे का टाइम है। मैंने अपनी बड़ी बेटी को कैरिंग कॉट में डाला, ऊपर से बकल्स करे, ब्लैंकेट डाला। छोटी बेटी को कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ कहती कि मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। मुझे लगा चलो इसी बहाने आज उठाने का तो उन्होंने ऑफ़र करा है। मैं कहा ठीक है मम्मी आप इनको लेके चलिए, मैं छोटी को लेके आती हूँ। मैं छोटी को लेके गई तो देखा कि कैरिंग कॉट जो वो सीढ़ियों के ऊपर पड़ा है ज़मीन पे, मदर इन लॉ साथ में खड़ी है। मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि बेटियां पहले ही वज़न इतना कम है, तो मतलब ज़मीन पे रखने की क्या ज़रूरत है, वो भी ठंड के मौसम में। पर चलो ठीक है। मैंने साइड से निकल के छोटी बेटी को गाड़ी में रखा, पीछे मुड़ा तो क्या देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने किक मारी कैरिंग कॉट को सीढ़ियों से नीचे। ऊपर ब्लैंकेट था तो उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि अंदर से मैंने मतलब वो बकल किया हुआ है। तो बकल्स की वजह से और आसपास ब्लैंकेट होने की वजह से, कुशन होने की वजह से बच्ची बच गई। और मुझे ये भी पता था कि अगर इस वक्त मैं कुछ भी करती हूँ तो हम तीनों मरेंगे। अभी मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन है कि मैं दोनों बच्चियों को उठाऊँ और अपने पेरेंट्स के पास आ जाऊँ। वही किया मैंने। कमाल है। आपके पति कितने पढ़े लिखे हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, मतलब डॉक्टर है, लोगों की जान बचाने का उनका पेशा है। आपके जो फादर इन लॉ हैं वो क्या, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन कितना पढ़े लिखे हैं वो? वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर? हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो एज अ वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई थी रोहतक के एक स्कूल से। आपके जो पति के जो 2 बहनें, वो एक जो है वो PhD मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में PhD? हाँ जी। और दूसरी जो है वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर है। दोस्तों आज हमारे साथ राम बाबू जी मौजूद हैं। इन्होंने इसी विषय पर रिसर्च की है। राम बाबू जी बताइए आपके रिसर्च में क्या सामने आया? आमिर जी, मैंने जानने की कोशिश की थी कि ये कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं जी। जैसा हमने पहले देखा, लोगों ने कहा था कि ये गांव के लोग होते हैं, गरीब होते हैं। मेरे भी शायद दिमाग में कहीं था कि गांव के लोग होंगे ये। लेकिन जब अच्छी तरह जानने की कोशिश की तो मुझे लगा मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे आसपास ही ये लोग हैं जो ये कर रहे हैं, हम ही में से हैं। और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसमें IAS हैं। IAS ऑफिसर्स भी ऐसा कर रहे हैं? जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदार थे जिस समय PC-PNDT एक्ट बन रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी ऐसा कर रहे हैं? उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग भी हैं। मतलब सब वेल एजुकेटेड, अच्छे पैसे वाले लोग और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं। जो एक शॉकिंग और चीज जो मुझे देखने में मिली आमिर जी, जो लोग ये काम करते हैं वो एक पैकेज में काम करते हैं कि अल्ट्रासाउंड के साथ में ये अबॉर्शन भी हम करेंगे,
कि चूंकि अगर अल्ट्रासाउंड करके आपने बता दिया कि बेटा है तो 20,000 रुपए लेके वो महिला या वो कपल चला जाएगा जी। वो गलत रिपोर्ट देते हैं कि आपकी बेटी है, साथ में अबॉर्शन भी करते हैं। ये एक नहीं कई केसेस हैं, ये एक शहर की बात नहीं है, कई शहरों की बात है। ये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास ही ये लोग हैं जो कर रहे हैं, हम सभी लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग इसमें ज्यादा कर। दोस्तों हमारे साथ आज शैली जी भी हैं, एक डॉक्टर हैं शैली जी। शैली जी बताइए आपका क्या अनुभव रहा है? राजस्थान का एक छोटा सा गांव है पिंडवाड़ा में, अभी मैं वहाँ पे 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। वहाँ पे आपका अनुभव क्या रहा? मतलब अगर फीमेल फीटिसाइड को अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो सबसे जो है कि आदिवासी जो लोग होते हैं कभी भी नहीं कहते कि आप हमें लड़का लड़की की जांच करो क्या, या कोई परेशान करते हैं। लड़की भी होती है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। कितना कुछ सीखने को है हमें हमारे आदिवासी भाइयों से। दोस्तों आज हमने शो पर मीतू जी और अमीषा जी की बातें सुनी। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के केसेस इस वक्त सब जुडिस हैं, कोर्ट में हैं, और हम ना ही कोई कोर्ट हैं या जज हैं जो कोई फैसला सुना सकते हैं, वो तो अदालत और जज ही करेंगे, और ना ही कोर्ट के काम में दखल अंदाजी देने का हमारा कोई इरादा है। हमें पूरा यकीन है कि मीतू जी और अमीषा जी को हमारी अदालतों में न्याय मिलेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक ख़ास क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये क्लिप है भारती जी का। हमारी टीम देश भर में घूमी, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, लेकिन इतनी सादगी से इन्होंने इतनी बड़ी बात कह डाली कि इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। भारती जी अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आइए देखते हैं ये क्लिप। हम यहाँ ही रहते रोड पर, अहमदाबाद में वस्त्रापुर। ये आपकी बच्ची है? हाँ। लड़का है लड़की है? लड़की है। आप जब भी पेट से थे तो आपको क्या चाहिए था, लड़का की लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए थी पर मेरे पति को लड़का चाहिए था। आपके पति ने ले लिया खुशी से? हाँ ले लिया, अब तो खुश हो गए। खुश हो गए? आप जानते हैं कि लोग ऐसा जांच कराते हैं ना? हाँ। और फिर क्या करते हैं, लड़की रहेगा तो क्या करते हैं? लोग तो गिरा देते हैं, पर हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो अभी अगले वाले में क्या चाहिए? जो भगवान देगा वो खुशी से। खुशी से।